अस्सलामुअलैकुम। स्टोरी टाइम देखने वालों को खुशामदीद। सिद्रा ने वादा लेने के बाद अपने बैग से 10,000 रुपये निकाल के मेरी तरफ बढ़ाए। ये क्या है, मेरी आवाज़ में ना चाहने के बावजूद सख्ती आ गई। शाह सर, आपने वादा किया था कि आप बिना कोई सवाल किए ले लेंगे। सिद्रा ने शिकवा किया। दो, मैंने नरम पड़ते हुए कहा, लेकिन ये पैसे किधर से आए ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। सर, ये जानना आपका हक है। ये पैसे ट्यूशन वाले बच्चों के हैं। एक माह के एडवांस कुल 15,000 मिले थे, 5,000 भाभी को दे दिए। सिद्रा ने पूरी तफसील बता दी और मैंने खुद को रिलैक्स फील किया, वरना एक पल को तो दिमाग हिल गया था। अच्छा तो रख लूँ ना, मैं क्या करूँगा इनका। मैंने पैसे वापस सिद्रा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं सर, मुझे जो भी चाहिए होगा आप ले देंगे। सेम मेरे पापा की तरह मैं आपसे मांग लूँगी। पापा के जिक्र पे सिद्रा का चेहरा बुझ सा गया और उसकी आंखों में नमी उतर आई। सिद्रा की इस ख्वाहिश को देखते हुए मैंने पैसे पॉकेट में रख लिए। जो रेडी हो जाए, डिनर पे चलते हैं। ओके सर, बस 5 मिनट। ये कहते हुए सिद्रा बाहर चली गई। सबसे पहले हम लोग तारिक रोड गए, जहाँ से सिद्रा ने एक अबाया लिया। उसके बाद मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट लाल किला में डिनर किया। वापस सिद्रा को घर ड्रॉप करके मैं मामू की तरफ चला गया। सिद्रा को खादिम हुसैन के घर में रहते हुए ये दूसरा महीना था और इसी दौरान उसके पास स्टूडेंट की तादाद 20-22 के करीब हो गई थी। सुबह में ऑफिस पहुंचा तो खादिम हुसैन ने सलाम के बाद कहा, साहब जी, आपको बीबी जी ने शाम को बुलाया है। अचानक मेरे कदम रुक गए। खैरियत तो है ना? खादिम, कोई मसला तो नहीं? नहीं साहब जी, सुबह आपकी भाभी ने कहा था कि भाई को कहना कि शाम को घर आएं। ओके ठीक है, आऊँगा शाम को। यह कहते हुए मैं अंदर की जानिब बढ़ गया। अगले 2 दिन ऑफिस की मसरूफियत की वजह से जाने का वक्त ही ना मिला और यही सोचा कि संडे को जाऊँगा। संडे की सुबह नाश्ते से फारिग होकर बाइक निकाली और खादिम हुसैन के घर की तरफ रवाना हो गया। खादिम हुसैन और भाभी से सलाम दुआ करके ऊपर आया तो सिद्रा शीशे के सामने खड़ी होकर कंघी कर रही थी। पहले दिन जब वो मेट्रोविल रोड पे मुझे मिली थी, उस दिन के बाद आज उसे बिना दुपट्टे के देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि दिल अभी सीने से बाहर निकल आएगा। काफ़ी तवज्जो से मालिक ने बनाया था उसे। दराज कद, लंबे स्याह बाल जो पूरी तरह कमर को छुपाते कमर से भी नीचे आ रहे थे। इससे पहले कि दिमाग और दिल भटकते मुझे सिद्रा को मुखातिब करना पड़ा, क्योंकि अब मेरी दिल पे गिरफ्त ढीली पड़ रही थी। कोई है घर में? मैंने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा। सिद्रा ने बिना जवाब दिए जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मिस टीचर? कुछ हमें भी पढ़ा दिए, मैंने सिद्रा के चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। सॉरी सर, आपको नहीं पढ़ा सकती हम, क्योंकि आप हमारी फ़ीस नहीं दे सकेंगे। हाँ तो ये है, आपकी फ़ीस तो हम नहीं दे सकते। अच्छा, आपने बुलवाया था? सॉरी, वक्त नहीं मिला मुझे, 2 दिन इसलिए आज आया हूँ। जी सर, 1 मिनट आई। मैं ये कह के सिद्रा अंदर चली गई और कुछ देर बाद हज़ार के काफ़ी नोट मेरी जान बढ़ा दिए और मुझे वादे के मुताबिक लेने पड़े। हम लोग बाहर ही धूप में रखी चेयर पे बैठे थे। अच्छा तो ये काम था इसलिए बुलवाया था, मैंने खफगी से कहा। नहीं सर, एक और काम था, मुझे कोई बड़ा घर ले दें, क्योंकि इस घर को इस घर को क्या है? कोई वजह, कोई मसला है तो बताओ। नहीं सर, कोई मसला नहीं, बच्चे ज़्यादा हैं और जगह कम, सिद्रा ने वजाहत की। ओह तो ये है। अच्छा ऐसा करते हैं, कुछ तुमने स्टडी कहाँ तक की है? कोई अच्छी जॉब अप्लाई कर लो। नहीं सर, मुझे घर से बाहर जाना ही नहीं, और फिर सारा खर्चा तो आप देते हैं, मुझे क्या ज़रूरत है जॉब की? हालांकि ये झूठ था कि उसे खर्चा मैं दे रहा था। मैंने उसे पहले 4-5 दिन में कोई 18,000 खर्च किए थे, लेकिन उसके बदले वो अब तक मुझे 40,000 के करीब दे चुकी थी, जिसमें से अगर मैं 18,000 निकालता और बाकी 2 माह के रेंट और खाने के पैसे जो खादिम हुसैन को दिए थे वो निकालता तो भी उसका मेरी तरफ 2,000 बच जाता था। शाह सर क्या सोच रहे हैं? सिद्रा ने मुझे ख्यालों में खोया देख के पूछा। तुमने स्टडी का नहीं बताया। मैंने घूर के देखा। सर, जब आप घूरते हो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और सर कुछ कहते कहते रुक गई। और क्या मैडम जी? कुछ नहीं सर। बताओ और क्या सर, वरना मैं नाराज़ हूँ। मैंने धमकी दी जो फ़ौरन काम कर गई। सर प्लीज़ नाराज़ कभी ना होना आप, अब आपके अलावा मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। सिद्रा के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उसका रिएक्शन ऐसा होगा। अरे मजाक कर रहा था। अच्छा बताओ क्या सोच रही थी? शाह सर, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, मैंने इतनी प्यारी आंखें आज तक नहीं देखी, और आपकी आंखों में जो हया है ना, वो इन्हें मज़ीद बुलंद करती है। सिद्रा एक वुज्जत की सूरत में बोले जा रही थी और उसे रोकना बहुत ज़रूरी था। अच्छा अगर तारीफ़ हो गई आंखों की, तो ये तो बताओ कि स्टडी कहाँ तक की है? मैंने मसनूई गुस्सा दिखाया।
अच्छा ना सर बताती हूँ, सिद्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ बताओ जल्दी। शाह सर मैं बीएससी और एमएस की स्टूडेंट थी। पीएचडी का इरादा था लेकिन बदकिस्मती से सब पहले ही ख़त्म हो गया। अब सिद्रा के चेहरे पे वाज़िया करब था, इसलिए मैंने वजह जानने की बजाय ऐसा क्या हुआ सिद्रा को स्टडी छोड़नी पड़ी, मैं चुप हो गया। सर BSITT का ये इसके बाद MCC के आगे PhD में एडमिशन लेने का इरादा था जो कि अधूरा रह गया। उफ खुदाया, ये लड़की BSI और MS की स्टूडेंट हो के ऐसे गंदे काम में पड़ गई और दिल दिमाग फटने लगा। और मैं मजबूत रीना साहब रखने के बावजूद उस वक्त बिल्कुल खुद को इंतहाई बिखरा हुआ महसूस कर रहा था। सिद्रा पानी ला के दो एक गिलास। वो उठी और पानी लेने चलेगी। क्या हुआ सर, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सिद्रा ने पानी का गिलास मुझे पकड़ाते हुए पूछा। हाँ ठीक तो हूँ अब। अच्छा मसला ये है कि मैं नहीं जानता कि तुम अकेली रहो, इसलिए कोई ऐसा घर हो जो खादम के घर के पास हो ताकि तुमको पढ़ा के वापस आ जाओ, फिर हो भी इसी एरिया में क्योंकि तुम्हारे स्टूडेंट इसी एरिया के हैं। जी सर ऐसा ही है, और यही सोच के मैं परेशान हो रही थी। तुम परेशान हो ना हुआ करो। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ और खादिम से इस मसले पे बात करके वहीं चले जाऊँगा। ठीक है सर, ओके फिर अल्लाह हाफिज़, मैंने उठते हुए कहा। सिद्रा मुझे सीढ़ियों तक छोड़ने आई। नीचे आके खादिम से उस मामले पे बात की तो उसने और भाभी ने ये काम अपने ज़िम्मे लिया कि हम बहुत जल्द तलाश कर देंगे। अगला पूरा वीक बहुत मसरूफ़ गुजरा और मामू की तबीयत ख़राबी की वजह से मैं सिद्रा की तरफ ना जा सका। एक दो बार भाभी के नंबर से सरसरी बात हुई। मंडे को ऑफिस का पहला दिन था और जाते ही मुझे खादिम ने इतला दी कि साहब जी घर का इंतज़ाम हो गया है। अरे वाह, कहाँ पे है? मैंने खुश होते हुए पूछा। साहब जी उधर हमारे घर के सामने ही। अच्छा तुमने लंच टाइम को अंदर आ जाना, बल्कि रहने दो, शाम को मैं घर आऊँगा। ये कहता हुआ मैं अंदर चला गया। शाम को जब मैं कच्ची आबादी खादिम के घर पहुँचा तो रात के 8 बज रहे थे। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद मैंने खादिम से पूछा कि कौन सी जगह है, चलो देख लें। साहब जी घर नहीं है, बस एक हाल है, लेकिन बीबी ने कहा है कि ठीक है। खादिम ने वजाहत की। सिद्रा गई थी देखने। जी साहब बेगम के साथ गई थी। तभी भाभी पकौड़े और चाय लेके आ गई। भाभी भाई ये जो सामने मेमन है ना, जिनकी 2 बच्चियां आती हैं, उनका हाल है और उन बच्चियों ने ही ज़िद की है कि ये ठीक है। फिर सिद्रा बीबी ने भी देखा है। भाभी ने पूरी तफसील से आगाह किया। खादिम और मैं चाय के बाद हाल देखने गए। हाल क्या था, 13 बाई 25 की एक शॉप नुमा दुकान थी। जगह माकूल थी, 50 स्टूडेंट बड़े इजी से पढ़ सकते थे। मालिक को बुलाओ खादिम सैन। जी साहब जी वो चल नहीं सकते, ड्राइंग रूम में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ओके चलो फिर बात करते हैं। ड्राइंग रूम में एक 45-50 साल का आधेड़ उम्र शख्स सोफे पर लेटा हुआ था। खादिम ने सहारा दे के उसे उठाया तो मैंने आगे बढ़ कर हाथ मिलाया। माजरत शाह जी मैं उठ के नहीं आ सका क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में कुछ तकलीफ़ थी। मालिक दुकान ने माजरत की। कोई बात नहीं जनाब, हम जो आ गए हैं, मैंने कुछ इखलाकी से जवाब दिया। सलाम दुआ के बाद खादिम ने तारफ़ कराया। राशिद साहब ये मुस्तफ़ा साहब हैं, और साहब जी ये राशिद साहब हैं। इनकी 2 बेटियां पढ़ती हैं बीबी जी के पास। राशिद साहब कितना रेंट लेंगे आप उस हाल का? मैंने टाइम वेस्ट करना मुनासिब नहीं समझा। शाह साहब हमारी 4 बच्चियाँ पढ़ती हैं, वैसे भी वो हाल काफ़ी टाइम से खाली पड़ा हुआ है, इसलिए छोड़ किराए को आप अल्लाह का नाम लेके इस्तेमाल करें। राशिद साहब अल्लाह आपको खुश रखे, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये 2-4 दिन का काम नहीं, इसलिए आप भले कम लें मगर ज़रूर लें। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। ठीक है शाह साहब, आप लोग 8,000 दे देना महीने का, जिसमें बिल भी शामिल होगा। किराया राशिद साहब ने मकूल मांगा था, इसलिए बात डन हो गई। खादिम हुसैन आप इनको जो भी गारंटी चाहिए वो दे देना। ये कहते हुए मैं उठ के खड़ा हुआ। दूसरे दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और हाल में पेंट वगैरह लाइट का काम करवाया। हाल को शटर के अलावा शीशे का दरवाज़ा भी लगवा हुआ था, जिसके अंदर की साइड पे मैंने पर्दा लगवा दिया। और तय ये पाया कि सुबह ऑफिस जाते हुए खादिम शटर खोल के जाया करेगा और रात को ऑफिस से आके बंद करेगा। सिद्रा को भाभी छोड़ने जाएंगी। अब सबसे मेन मसला था चेयर्स का, जो स्टूडेंट के लिए चाहिए थी, जिनका पता 2-3 जगह से किया तो मालूम हुआ कि ऑर्डर देना पड़ेगा और 3-4 दिन बाद मिलेंगी। लेकिन ये मसला भी राशिद साहब मालिक मकान ने हल कर दिया। उनका कोई होटल था जिसके लिए उन्होंने न्यू चेयर्स और टेबल ख़रीदे थे, इसलिए वो हमें बड़ी मुनासिब कीमत पे मिल गए। और राशिद साहब ने कहा कि वो इन चेयर्स और टेबल के पैसे बच्चियों की ट्यूशन फीस से काट लेंगे। अगले 3-4 दिन में मेरी अच्छी खासी दौड़ लगी रही। ऑफिस से आके 9-10 बजे तक का काम करवाता रहता, फिर चेयर और टेबल शिफ्ट करवाई, उसकी सफाई वगैरह करवाई। अल्लाह का शुक्र है 3-4 दिन की मेहनत के बाद हाल का काम पूरा हो गया और हाल अब पूरी तरह रेडी स्टूडेंट के लिए। रात को जब मैं घर लौट रहा था तो गंजे पापी, मेरा मतलब है बात की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम शाह साहब पिछले हफ्ते खालिद साहब को 2 पैनाफ्लेक्स बनवाने का कहा था इदारे की पब्लिसिटी के लिए, लेकिन खालिद साहब के भाई की डेथ की वजह से वो 3 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे। अभी मलिक साहब की कॉल आई है कि सुबह वो फ्लैक्स हर सूरत लगवाएं, इसलिए प्लीज़ आप खालिद साहब से रब्ता करें और उस फ्लैक्स वाले का नंबर वगैरह ले के पता करें कि फ्लैक्स बन गई है या नहीं। ओके सर, मैं पता करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ शाह साहब। उल्लू का पट्ठा मनहूस। इस शख्स से खैर की उम्मीद नहीं कि अब ये फ्लैक्स वाला काम ही करने वाला रह गया है हम के लिए। मैंने बॉस की शान में कुछ मज़ीद कलमात अदा किए जो काबिल तारीफ़, और खालिद को कॉल मिला दी। कॉल दूसरी ही रिंग पे पिक कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई। वालेकुम सलाम। खालिद भाई कैसे हैं? जी शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का। खालिद भाई, शेख साहब ने कोई फ्लैक्स कहे थे आपको, उस शॉप वाले का नंबर बता दें। जी मुस्तफ़ा भी बताता हूँ, होल्ड करें। कुछ देर बाद खालिद ने शॉप का नंबर और एड्रेस लिखवा दिया। मैं उस वक्त लेमू गेट में था और ऑफिस के बाद हॉल की भी मुकम्मल सेटिंग करवानी थी, इसलिए थकावट से बुरा हाल था, लेकिन फिर भी फ्लैक्स का तो पता लाजमी करना था, इसलिए टाइम वेस्ट किए बिना मैंने गाड़ी मोती महल की तरफ मोड़ दी। फ्लैक्स रेडी थी, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा। बिल दिया और फ्लैक्स लेकर गाड़ी में रखवा दी। शॉप मालिक से अल्लाह हाफिज़ करके गाड़ी के पास आया तो अचानक दिमाग में ख्याल आया कि उन्हें सिद्रा के ट्यूशन सेंटर के लिए भी एक फ्लैक्स बनवा ली जाए। ये सोचते हुए मैं वापस मुड़ा और दुकान मालिक से फ्लैक्स की बात की, साइज़ बताया और बात डन करके उसे कहा कि संडे को चाहिए। मालिक ने मुझे गाइड करते हुए डिज़ाइनर लड़के के पास भेज दिया। क्या लिखना है सर? डिज़ाइनर लड़के ने मुझसे पूछा। बस लिख दो कि FSC FA और मैट्रिक के स्टूडेंट की मेरिट ट्यूशन के लिए रब्ता करें। ओनली फॉर गर्ल्स लिख दें, अपने हिसाब से बना लो। सर ट्यूशन सेंटर का नाम क्या रखना है? नाम आप ये मुकम्मल करो, नाम सुबह लिखवा दूंगा। ओके ठीक है सर। मैं चाहता था नाम सिद्रा से पूछ के लिखवाऊँ। सुबह उठा तो थकावट की वजह से पूरा जिस्म दर्द कर रहा था और इस जिस्म के दर्द की वजह से पिछले 3-4 दिन लगातार काम करता था, क्योंकि मैं 3-4 दिन से ऑफिस से आकर रात 10 बजे तक बिज़ी रहता था सिद्रा के ट्यूशन सेंटर की सेटिंग के लिए। इस दौरान मैं खुद भी साथ साथ काम करवाता रहता, जिसकी वजह से थकावट बहुत ज़्यादा थी और इसी वजह से अब जिस्म दर्द कर रहा था। मैंने किचन में आके दूध चूल्हे पे रखा और लाइटर से चूल्हा जलाने की खुद फ्रिज से 2 अंडे निकाल के फेंटने लगा। दूध को जब उबाल आया तो इसमें फेंटे हुए अंडे डाल के एक मज़ीद उबाला आने दिया और फिर उतार के दूध कप में डाल के रूम में आ गया। 11 बजे मैं एक क्लाइंट को मिलकर फ्री हुआ था कि सेल की वाइब्रेशन ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। देखा तो स्क्रीन पे न्यू नंबर आ रहा था। 2 बेल के बाद कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से सलाम कहा गया और कॉल वाले ने अपना तारुफ पैनाफ्लेक्स के मालिक के तौर पर करवाया और पूछा कि सर ट्यूशन सेंटर पे क्या नाम लिखना है। मैंने 10 मिनट बाद बताने का कहकर कॉल बंद कर दी। मैंने भाभी का नंबर डायल किया, सिम 1 से ओके कर दिया। कॉल आखिरी रिंग पर पिक कर ली गई और साथ ही भाभी की आवाज़ सुनाई दी, भाई 1 मिनट होल्ड करें, मैं हाथ साफ़ कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, सॉरी मैं बर्तन धो रही थी, हाथ गीले थे इसलिए होल्ड करवाया। वालेकुम सलाम, सिद्रा से बात करवा दें। जी अभी करवाती हूँ। सिद्रा से सलाम के बाद मैंने पूछा कि तुम्हारे पापा का क्या नाम है? सर खैरियत, अचानक से पापा का नाम क्या करना है? मेरा ख्याल था कि वो बिना रीज़न जाने बता देगी। कुछ नहीं करना, वैसे पूछा है, अगर कोई एतराज़ है तो मत बताओ। मेरी आवाज़ में सख्ती आ गई और दिमाग सोच में पड़ गया कि कहीं ये सब ड्रामा तो नहीं कर रही। नहीं सर, ऐसा वैसा नहीं। नहीं सर, ऐसे नहीं वैसे ही पूछा है। मेरे पापा का नाम मोहम्मद वलायत है। शुक्रिया। और मंडे को तुम अपने स्टूडेंट को अपने ट्यूशन सेंटर में पढ़ा सकती हो, रेडी है। सर मैं आपको शुक्रिया नहीं कहूँगी। हाँ मत कहो शुक्रिया चाहे किसको, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। सर पता है वजह क्या है? आपके पास मुझे 2 महीने हो गए। इन 2 माह में आपने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी गैर मर्द के साथ हूँ। ना आपने मुझे ये कि ये एहसानों के बदले कुछ डिमांड किया है। इसलिए सर मैं चाहती हूँ कि शुक्रिया जैसा छोटा लफ्ज़ बोलकर आपकी तरफ से दी गई इज़्ज़त का मजाक ना उड़ाऊँ और हमेशा आपकी कर्जदार रहना चाहती हूँ। हाँ, इतनी गहरी बातें मुझे समझ नहीं आती और मैं खुले दिल से तस्लीम करता हूँ कि तुम अपना खर्चा खुद उठा रही हो, बल्कि तुम्हारी ट्यूशन के फ़ीस से तुम्हारी रिहाइश और खाने के पैसे के देने के बाद भी बच जाते हैं। इसलिए इस एहसास से निकल आओ कि मैं तुम्हें खर्चा दे रहा हूँ। सर मुझे इसी एहसास में रहना है सारी उम्र, क्योंकि जिस राह पे आप मुझे ले आए हैं इस पे लाने के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना था। अपनी इज़्ज़त को कोई दांव पे लगाता है। काफ़ी बार कई मर्द मुझे अपनी हवस पूरी करने के बाद जो पैसे तय होते थे उससे भी बहुत ज़्यादा दे जाते थे। एक बार एक मर्द इतना खुश हुआ कि मेरे साथ 50,000 दे गया कि ये काम छोड़ दो, मेरा नंबर है,
जब भी ज़रूरत हो कॉल करना और पैसे ले लेना, बस कभी कभार मिलने आऊँगा तुम्हें। लेकिन सर सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा कुछ माह में लग जाते हैं। असल चीज़ होती है सरपरस्ती, जिससे इंसान को तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कोई नहीं मिला था। इस मुआशरे में बिना मर्द के सहारे वाली औरत रास्ते में लगे बिल बोर्ड की तरह है, जिसे हर कोई देखता है। लेकिन शाह सर, वो आप हैं जिन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, जिन्होंने मुझे अपनी इज़्ज़त दांव पे लगाई। इसकी बात परवाह किए बिना मैं कौन हूँ, आपने अमली तौर पर मेरे लिए कुछ किया। सिद्रा बोले जा रही थी और मैं हैरान था कि ये लड़की इतनी गहरी सोच रखती है और इतनी बारीक बीनी से हर चीज़ का मुशाहिदा करती है। अच्छा ठीक है, अब मुझे छोड़ो मत। अच्छा ठीक है, अब मुझे चौड़ा मत करो, मोटा हो जाऊंगा। हो जाएं मोटे सर, और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मोटे पतले से किरदार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने अच्छा रहना है उसने मोटे होकर भी अच्छा ही रहना है। किसी बात में जीतने मत देना मुझे। और हाँ, मेरी बीवी बहुत जालिम है, डाकू रानी टाइप है, जो मुझे किसी के साथ फ्री नहीं होने देती। इसलिए तुम्हारे साथ मैं ऐसे रहता हूँ। शरीफ शरूफ बन के मैंने बात बदलने की कोशिश की। वाह सर, मिलवाएं हमें भी मैम से, सिद्रा ने खुश होते हुए कहा। नहीं मिलवा सकता अभी। क्यों सर? सर की बच्ची, इसलिए अभी वो मायके है, रुखसी नहीं हुई, लेकिन कुछ माह तक हो जाएगी। रुखसी तो मिल लेना। मैं ज़रूर मिलूंगी शाह सर उनसे जिनकी मोहब्बत आपको भटकने नहीं देती। बेशक उनकी मोहब्बत और मेरी माँ की तरबियत के सबब ही ये मुमकिन हुआ है। सर आपकी अम्मी किधर हैं? अच्छा ये फिर बताओगे, मैं ऑफिस में हूँ तो बाद में बात करूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। सिद्रा की कॉल बंद करके मैंने फ्लैक्स वाले को कॉल की और बताया कि वलायत ट्यूशन सेंटर का नाम लिख दो। संडे वाले दिन हमने एक देग बिरयानी की मंगवाई और बाकायदा सिद्रा के ट्यूशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया और आसपास के 10-20 लोगों को बुला के दुआ में शामिल किया। सिद्रा ट्यूशन सेंटर का नाम अपने पापा के नाम पे देख कर कुछ पल के लिए तो सिद्रा बिल्कुल चुप हो गई और आंसू आंखों से भर आए उसकी, लेकिन फिर मेरे समझाने पे चुप हो गई और मेरे हाथ अपने हाथों में लिए बस इतना कहा कि पता नहीं मेरी किस नेकी के बदले आप मुझे मिले हैं शाह सर। नेकी का बदला अल्लाह देता है, इंसान किसी नेकी का बदल नहीं हो सकता। खैर चलो वापस चलते हैं, मैं अब बहुत थक गया हूँ और वापस जाकर आराम करना चाहता हूँ। वक्त बहुत सुकून से गुजर रहा था और मैं सिद्रा की तरफ से बिल्कुल रिलैक्स था, क्योंकि वो बहुत खुश थी और बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ा रही थी और अब उसके ट्यूशन सेंटर का एक नाम बन गया था। 6 महीने में सिद्रा के पास बच्चियों की तादाद 40 से ऊपर हो गई थी और उसके सारे खर्चे निकाल के उसे एक मोबाइल लेके दिया और उसके पैसे भी निकाल कर सिद्रा के अब मेरे पास कोई 1.5 लाख से ऊपर जमा थे। उस दिन संडे हम लोगों ने साथ गुजारा और खूब इंजॉय किया। अब वो मुझसे काफ़ी फ्री हो गई थी। मैंने काफ़ी बार उसे कहा किसी अच्छा जगह तुम्हारी शादी कर देता हूँ, लेकिन वो हर बार टाल देती और मुझ पे जोर देती कि आप रुखसती करके मुनीबा बाजी को ले आएँ, मैं आप दोनों की खिदमत करूँगी और आपके बच्चे संभाल लूँगी। कभी कभी मेरा दिल बहुत शिद्दत से चाहता कि मैं मुनीबा को सिद्रा के बारे में बताऊं, लेकिन फिर ये सोच के चुप हो जाता कि मुनीबा नहीं समझ सकेगी और सिद्रा मेरे रिश्ते को गलत समझेगी। इसलिए रुखसती के बाद सिद्रा से मिलवाने पर बात चली आ रही थी। लेकिन मेरा अल्लाह वाहिद जानता है कि सिद्रा के साथ गुजारे इन 8 महीनों में कभी भी मैंने उसे गलत नज़र से नहीं देखा था। हाँ, वो इंतहा की खूबसूरत थी, उसको देख कर किसी का भी ईमान ख़तरे में पड़ सकता था। इन 8 महीनों की इबादत ने सिद्रा के चेहरे को मुकम्मल नूर से भर दिया था। जब से वो खातून के घर आई थी तब से वो मुसलसल 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद अदा कर रही थी और अब तो वो 2 माह से उसने सुबह के वक्त मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। 4 बच्चे हम लोग सफारी पार्क से निकले और मैं सिद्रा को उसकी रिहाइश पर ड्रॉप करके घर आ गया। रात को 3 बजे मुसलसल मोबाइल की वाइब्रेशन से मेरी आँख खुल गई। नीम आंखों से देखा तो सिद्रा का नंबर था। मैं एकदम झटके से उठ के बैठ गया और दिल को किसी अनजाने खौफ ने घेर लिया। मैंने फ़ौरन कॉल पिक की और सिद्रा के बोलने से पहले फ़िक्र से पूछा, क्या हुआ, खैरियत तो है? आगे से मुझे सिद्रा की सख्त अजियत में डूबी आवाज़ सुनाई दी। शायद वो रो रही थी। शाह सर, मेरा सर दर्द से फट रहा है और मेरी नाक से मुसलसल खून बह रहा है। प्लीज़ आप आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम हौसला रखो, मैं अभी आया। अल्लाह हाफिज़। मैंने सिद्रा का जवाब सुने बिना कॉल काट दी। मैंने ना जैकेट पहनी ना शाल ली, कुछ भी नहीं, बस चप्पल पहनी और गाड़ी निकालकर घर बिना लॉक किए निकल आया। दिल था कि कट रहा था और आज कच्ची आबादी का रास्ता मुझे सैकड़ों मील दूर लग रहा था। न जाने क्यों सिद्रा की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, शाह सर मुझे डर लग रहा है, जल्दी आ जाएं, और ये जुमला मेरी आंखें नम कर रहा था।